कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज पहली कक्षा में इस सत्र में हम उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले अपने प्यारे विद्यार्थियों को इस नवीन शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं उस प्रकृति से, उस परमात्मा से कि हमारे इन विद्यार्थियों को सुपथ प्राप्त हो, इनका जीवन उत्तरोत्तर मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ये अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल हो। प्यारे बच्चों, अब कक्षा 9 के बाद तुम कक्षा 10 में आए हो, तो एक सूक्ति सुनो कि छात्र को इम्तहान की और नाविक को तूफान की चिंता रहती है। अब तुम्हारी आगामी परीक्षा बोर्ड से होगी, यानी तुम्हारे प्रश्न पत्र आदर्श प्रश्न पत्र होंगे जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मानक के आधार पर पूर्णतया निर्मित होंगे। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अब तुम कक्षा 10 में आ गए हो, तो तुम यह जान लो कि कक्षा 10 में पाठ्यक्रम क्या है और उस पाठ्यक्रम के सापेक्ष अंकभार क्या है। हमारे विद्यार्थी ये समझ लें कि आज का युग विज्ञान का युग है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सभी विषयों का पाठ्यक्रम और सभी विषयों के पाठ्यक्रम के सापेक्ष अंक विभाजन किया है, यह आप जान लें। और इसी आधार पर यदि अपने पाठ्यक्रम का आप अध्ययन करते हैं कक्षा में, उसे अंक विभाजन के आधार पर बांटकर, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप हिंदी जैसे विषय में भी 90, 95, 98, 92, 99 अंक प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी बहुत अधिक परिश्रम के। प्यारे बच्चों, अब हिंदी जो विषय है, वर्तमान में आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, आप सभी विषयों को हिंदी में ही लिखते हैं। इसलिए हिंदी के लेखन का, हिंदी के श्रवण का, हिंदी के वाचन का और हिंदी के व्याकरण का, हिंदी की वर्तनी का, इन सब का आपको सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपके पाठ्यक्रम पर और उस पर भारित अंकभार की चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त शब्दों में। तत्पश्चात हम आपके विषय पर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में हिंदी गद्य का विकास, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को रखा गया है। ध्यान रहे, यह बिल्कुल वैज्ञानिक पक्ष है इसका। गद्य के विकास के कई सोपान क्रम हैं, जैसे पूर्व भारतीय युग, भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग। लेकिन आपको कक्षा 10 में केवल शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित पाठ्यक्रम को पढ़ना है और इसी से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बाद के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, न पूर्ववर्ती न परवर्ती। और इसके लिए पाठ्यक्रम में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से हिंदी पद्य के विकास पर, जिसमें आपके 2 काल हैं, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसके लिए भी केवल 2 ही ये आपके काल निर्धारित हैं, जिसपे भी 5 अंक है। ध्यान रहे, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप देखें तो आदिकाल या वीरगाथा काल या चारण काल, भक्ति काल या स्वर्ण काल, रीतिकाल या श्रृंगार काल, आधुनिक काल या जागरण काल, ये सारे काल हैं। पर आपको कक्षा 10 में केवल रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करना है। इसके लिए भी पाठ्यक्रम में परिषद ने 5 अंक निर्धारित किया है। आपकी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, गद्य के पाठों से संदर्भ, रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए संदर्भ के लिए 2 अंक, रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 2 अंक और तथ्यपरक प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए भी 2 अंक निर्धारित है, यानी कुल 6 अंक। प्यारे बच्चों, यह भी पूरी तरह वैज्ञानिक है। यदि हमारा छात्र किसी गद्य के पाठ का संदर्भ लिखकर आगे नहीं लिख पाता, उसे नहीं आता या समय कम हो जाता है, तो ये समझे कि मूल्यांकन करता शिक्षक संदर्भ यदि सही लिखा है तो उस पर उसे 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार व्याख्या पर 2 अंक और तथ्यपरक प्रश्नों पर 2 अंक। अब आइए गद्य के बाद
जो आपके पद्य के निर्धारित पाठ हैं उसमें भी संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य, इसमें भी अंक विभाजन कुछ इस प्रकार है। संदर्भ के लिए 1 अंक, व्याख्या के लिए 4 अंक और काव्य सौंदर्य बताने के लिए 1 अंक, यानी कुल 6 अंक इसके लिए भी पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। अगला जो सोपान है आपका वो संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश जो आपकी निर्धारित है आपकी सहायक पुस्तक में, उससे ससंदर्भ अनुवाद आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप संदर्भ लिखेंगे और विहित जो आपके प्रश्न पत्र में गद्यांश है या श्लोक है या पद्यांश है उसका अनुवाद लिखेंगे। इसके लिए भी संदर्भ के लिए 1 अंक और अनुवाद के लिए 3 अंक, यानी कुल 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो गद्य के पाठ हैं उनके लेखक और जो पद्य के पाठ हैं उनके कवि या रचनाकार, इनके जीवन परिचय के संबंध में, इनके साहित्यिक परिचय के संबंध में, इनकी रचनाओं के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेखकों से संबंधित प्रश्नों का अंकभार, यानी लेखकों का जो जीवन परिचय होगा उसके लिए 3 अंक और कवियों का जो जीवन परिचय होगा उसके लिए भी 3 अंक निर्धारित है, यानी लेखक और कवि परिचय पर कुल 6 अंक भारित किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपकी जो सहायक पुस्तक है संस्कृत में एक श्लोक लेखन की अपेक्षा आपसे की जाती है, पर उसके लिए एक प्रतिबंध यह है कि वह श्लोक व्याख्या के लिए या अन्य किसी के लिए प्रश्न पत्र में न पूछा गया हो, प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ऐसा एक श्लोक आप याद रखेंगे और इसके लिए आप केवल एक श्लोक नहीं, कम से कम 4 या 5 श्लोक याद रखें, जिससे प्रश्न पत्र में अगर कोई श्लोक आ जाता है तो उसे छोड़कर आप दूसरा श्लोक लिख सकें। और केवल श्लोक लिखने मात्र से ही, शुद्ध लिखने मात्र से ही आपको 2 अंक प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है उसके पाठों पर आधारित अति लघु प्रश्न, जिनका संक्षिप्त उत्तर आपको देना होता है 2 प्रश्नों का, 1 प्रश्न के लिए 1 अंक, इस प्रकार कुल 2 अंक, यानी अब संस्कृत के श्लोक लेखन पर 2 अंक और संस्कृत के पाठों से अति लघु प्रश्नों के उत्तर देने पर 2 अंक, कुल 4 अंक आपको प्राप्त होते हैं। अब आइए काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, छंद और अलंकार है। रस, जब आप काव्य सौंदर्य के तत्वों को इसमें कक्षा में आगे पढ़ेंगे तो रसों की व्याख्या की जाएगी, पर यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको केवल हास्य रस और करुण रस 2 ही रसों को पढ़ना है। शेष को आप अपनी सामान्य जानकारी के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ें, अच्छी बात है, पर कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से आपको हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है। हास्य रस और करुण रस की परिभाषा, इसका उदाहरण और पहचान आपको करने की क्षमता का अर्जन कर लेना है। इसके लिए पाठ्यक्रम में 2 अंक भारित किए गए हैं, 2 अंक निश्चित किए गए हैं। अलंकार के लिए भी, अलंकारों में अर्थालंकार जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित हैं। छंद, जिसमें सोरठा और रोला। प्यारे बच्चों, छंदों में सोरठा और रोला, सोरठा और रोला, जिसे आप देखें कि दोहा, चौपाई, छप्पय, हरगीतिका, कवित, सवैया, सोहर, बिरहा, देशगान, बहुत से छंदों के प्रकार हैं, पर आपको यहां क्या पढ़ना है? केवल सोरठा और रोला पढ़ना है। इसके लक्षण, उदाहरण और पहचान, केवल इतना आपको पढ़ना है। देखिए कितना वैज्ञानिक है, अन्यथा की स्थिति में आपको इतने छंद पढ़ने पड़ते, पर निश्चित रूप से आपको 2 छंद पढ़ना है, उनका लक्षण, उनकी उदाहरण, उनके पहचान, इस पर भी 2 अंक। इस प्रकार काव्य सौंदर्य के तत्वों के क्षेत्र से कुल 6 अंक भारित किए गए हैं, जो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण में शब्द रचना के तत्वों में उपसर्ग, अब देखिए कितनी अच्छी बात है, उपसर्ग भी प्रमुख रूप से जो आपसे पूछे जाने हैं, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि और सु, इतने ही उपसर्ग आपसे पूछे जाने हैं। और उपसर्ग आप जानते हैं वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में लग जाता है। खैर,
आगे के पाठ्यक्रमों में चर्चा पर आप उपसर्ग को विस्तृत और व्यापक रूप में पढ़ेंगे। इसके लिए पाठ्यक्रम में कुल 3 अंक निर्धारित है। प्रत्यय, प्रत्यय भी प्रमुख रूप से आई, त्वा, ता, पन, वा, हट और वट, हट और वट, ये प्रत्यय निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए पाठ्यक्रम में 2 अंक बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि, केवल ये 4 समास आपको पढ़ने हैं और इस पर भी आप आसानी से 4 समास पढ़कर 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तत्सम शब्दों के लिए 2 अंक और पर्यायवाची शब्दों के लिए भी 2 अंक। इस प्रकार कुल हिंदी व्याकरण से आपको आसानी से 11 अंक प्राप्त हो सकते हैं। 11 अंक भार परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है। अब हिंदी व्याकरण के बाद संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का जो परिक्षेत्र है, इसमें आपको पहला है संधि। संधियों का एक व्यापक और विस्तृत पाठ्यक्रम है, पर आपको वहां नहीं जाना है। आपको यण संधि और वृद्धि संधि, 2 ही संधियों की परिभाषा, उदाहरण और पहचान आपको याद करनी है। केवल 2, इन्हीं 2 संधियों से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए पाठ्यक्रम में 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द रूप, अब आप देखें, शब्द रूप भी आपको एक प्रमुख रूप से फल, मति, मधु और नदी शब्द के रूपों को पढ़ना है संज्ञा शब्दों में, और सर्वनाम में तद और युष्मद को आपको तैयार करना है। इसके लिए भी पाठ्यक्रम में 2 अंक हैं और केवल पूरे वर्ष में आप आधे घंटे की पढ़ाई कर लें एकाग्रचित्त होकर। आधे घंटे में आपको संधि याद हो जाएगी, आधे घंटे में शब्द रूप याद हो जाएगा, आधे घंटे में धातु रूप याद हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 2 घंटे आप पढ़ लें तो 8 अंक, 2 घंटे में 8 अंक आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इसे आप प्राप्त कर सकेंगे। तो संधि, शब्द रूप, और अब आइए धातु रूप पर। धातुएं भी प्रमुख निश्चित हैं, पठ, हंस, दृश्य और पक्ष। ध्यान रहे सभी लकारों में इसे आपको याद करना है। इसके लिए भी पाठ्यक्रम में 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, केवल 2 वाक्यों का अनुवाद आपको करना है, सरल वाक्यों का, जिसके प्रत्येक एक वाक्य के लिए 2 अंक पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र से भी आप 8 अंक बहुत आसानी से गणित की तरह प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न पत्र का सोपान है, पाठ्यक्रम का सोपान है, उसमें निबंध रचना आपको करनी है, जिसमें वैज्ञानिक निबंध, सामाजिक निबंध, सांस्कृतिक निबंध, आर्थिक निबंध, ज्वलंत समस्याओं से संबंधित निबंध, पर्यावरण पर निबंध या विज्ञान के अनुसंधान, साहित्य पर निबंध आपको लिखने हैं। ध्यान रहे निबंध आप रट कर न तैयार करें, क्योंकि मूल्यांकन में मौलिक निबंधों को विशेष महत्व दिया जाता है। आप निबंध की मौलिकता क्या है, आपके निजी विचार क्या है प्रश्नगत विषय पर, यह महत्वपूर्ण होता है। आप किन नवीन विचारों को, किन सारगर्भित विचारों को आप लेकर संदर्भित प्रकरण पर या निश्चित किए गए निबंध के विषय पर आप लेकर आ रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप निबंध की जो तैयारी करें उसमें मौलिकता आपकी दृष्टिगोचर हो। इससे एक जो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में मिलने जा रहा है वो ये है कि आप में रचना धर्मिता उद्भूत होगी, रचना धर्मी गुण आप में आएगा और आपका व्यक्तित्व व्यापक, विराट और विशाल होगा। आप में अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की क्षमता, बोलने की क्षमता आप में बहुत अधिक पुष्ट हो सकेगी और आप आसानी से सामाजिक जीवन में अपने को स्थापित कर सकेंगे। इसलिए हमारे छात्रगण निबंध रचना के लिए आप अपने को भली भांति तैयार कर लें। विभिन्न निबंधों को पढ़कर अपने विचारों के साथ तादाद उसका स्थापित करें और उस क्षेत्र में नवीन ज्ञान विज्ञान निबंध के रूप में लिखें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 6 अंक पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हैं। प्यारे बच्चों, एक कक्षा 10 में खंड काव्य है। खंड काव्यों में अपने यहाँ प्रयागराज जनपद में या विभिन्न जनपदों के लिए अलग अलग खंड काव्य हैं, जिसमें आपके यहाँ अग्रपूजा है। अग्रपूजा खंड काव्य के कथानक के संदर्भ में यानी कथावस्तु, घटना और चरित्र चित्रण से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए परिषद द्वारा 3 अंक का भार निर्धारित किया गया है। अब इस प्रकार इनका योग
हिंदी गद्य के विकास, हिंदी पद्य के विकास पर, जिसमें शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के लिए 5 अंक, रीति काल और आधुनिक काल के लिए 5, यानी दोनों को मिलाकर 10 अंक, गद्य पाठों के लिए 6 अंक, पद्य के पाठों की संदर्भ व्याख्या के लिए 6 अंक, संस्कृत गद्यांश पद्यांश के अनुवाद के लिए 4 अंक, लेखक और कवि के जीवन परिचय के लिए 6 अंक, संस्कृत के श्लोक लेखन के लिए 2 अंक, संस्कृत के पाठों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए 2 अंक, काव्य सौंदर्य के लिए 6 अंक और हिंदी व्याकरण के लिए 11 अंक, संस्कृत व्याकरण के लिए 8 अंक, निबंध रचना के लिए 6 अंक और खंड काव्य के लिए 3 अंक। इस प्रकार कुल योग 70 अंकों का योग हो जाता है। 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए है, जिसमें विद्यालय स्तर पर आपके 3 टेस्ट लिए जाते हैं। पहले टेस्ट में वाचन, भाषण, वाद विवाद की क्षमता का आपका मूल्यांकन किया जाता है। दूसरे टेस्ट में हिंदी और संस्कृत के व्याकरण संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है और तीसरे टेस्ट में आपके अपठित ज्ञान, आपकी सर्जन क्षमता, आपकी सृजन क्षमता का मूल्यांकन हम करते हैं। इस प्रकार से 30 अंक और कुल मिलाकर 100 अंक पूरा हो जाता है। इस प्रकार कक्षा 10 में केवल प्रश्न पत्र यानी हिंदी का एक प्रश्न पत्र होगा जो 70 अंकों का लिखित होगा और 30 अंकों का आपका ये टेस्ट के माध्यम से विद्यालय स्तर पर आपको प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ्यक्रम और यह अंक भार जब भी आप पढ़ने बैठें तो यह देख लें कि आपको किस क्षेत्र से क्या पढ़ना है और कितने अंक का पढ़ना है। इस तरह एक वैज्ञानिक तैयारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब आपके पाठ्यक्रम में पहला जो पदक्रम है, सोपान क्रम है, वो है हिंदी गद्य का विकास। कक्षा 9 में तुम पढ़कर आए होगे बेटे गद्य के विकास में। उस समय आपको ये बताया गया होगा कि हिंदी गद्य के विकास के जो काल क्रम है वो पहला है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग जो 13वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर 1868 ईस्वी तक है। दूसरा युग है भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। तीसरा युग है आपका द्विवेदी युग जो 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक है। और चौथा युग है शुक्ल युग जो आपके कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में है, वह है 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और अगला युग है शुक्लोत्तर युग जो 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है। और अंतिम युग है स्वातंत्र्योत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक। तो आइए इन युगों में हमें केवल जो पढ़ना है वो शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है कक्षा 10 के लिए। तो प्यारे बच्चों, शुक्ल युग जिसे हम छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं और इसकी समयावधि 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। कतिपय विद्वान 1922 के स्थान पर 1919 ईस्वी से ही इसका प्रारंभ मान लेते हैं। खैर जो भी है, कई लेखक, कई रचनाकार ऐसे हैं जिनका जीवन 1922 से 1938 के बाद है और पहले भी है। इस तरह उनकी रचनाओं में पुट मिलता ही रहता है, अतः यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। आइए अब आप देखें कि शुक्ल युग के जो मुख्य लेखक हैं, ये लेखक कॉमन भी हो सकते हैं, पिछले युग में भी हो सकते हैं और अगले युग में भी जा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य लेखक हैं इसमें पहला नाम हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र के रूप में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। दूसरा नाम है बाबू गुलाब राय का। अगले विद्वानों में, अगले साहित्यकारों में राय कृष्णदास जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी, हरिकृष्ण दास जी, वृंदावन लाल वर्मा जी और आधुनिक मीरा जिसे आप कहते हैं हिंदी में महादेवी वर्मा जी। इनका भी संबंध तुम्हारे प्रयाग की धरती से रहा। यही प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य रही और हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने गद्य के क्षेत्र में भी, पद्य के क्षेत्र में भी बड़े ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं गद्य के क्षेत्र में भी और पद्य के क्षेत्र में भी। प्यारे बच्चों, हिंदी के एक और अनन्य मूर्धन्य विद्वान पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का इनका भाई बहन का भी रिश्ता था। यह भी आप जान लें, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी कि साहित्यकारों में भी किस प्रकार का समन्वय परस्पर हुआ करता था। अगले साहित्यकार के रूप में शुक्ल युग में हम कह सकते हैं सेठ गोविंद दास जी,
उपेंद्रनाथ अस्क जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और तो और बच्चों डॉक्टर राम कुमार वर्मा यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और इन्होंने विशेष रूप से एकांकी के क्षेत्र में अपनी जो लेखनी चलाई उसकी सानी नहीं मिलती, उसकी बराबरी नहीं मिलती। इतना बढ़िया राष्ट्र प्रेम का एकांकी इन्होंने लिखा। जैसे एक एकांकी का हम नाम ले रहे हैं यहाँ, दीपदान धाय मां पन्ना, जो समाज के अकिंचन वर्ग से है, पर उत्कट राष्ट्र प्रेम उसके चरित्र में इस तरह उद्भूत किया है इन्होंने अपनी एकांकी में कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर की धमनियों का रक्त उष्ण हो जाता है राम कुमार वर्मा के इस एकांकी को पढ़कर, धाय मां पन्ना के उस चरित्र को देखकर। यानी राष्ट्र के लिए वो अपने आप का बलिदान, अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान कर देती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए खैर हम विषयांतर हो रहे हैं। मुख्य लेखकों में आपने नाम सुना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, आचार्य नंदन दुलारे वाजपेयी जी, राय हरिकृष्णदास जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। अब आइए मुख्य रचनाओं की बारी है, जिसमें सबसे पहली और अति महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के लिए डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और बहुत से विद्वानों ने प्रयास किया, पर जिनके नाम से इस युग का नामकरण हुआ, शुक्ल युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समेकित रूप में सबका इतना व्यापक और विशद अध्ययन करके कक्षा 10 यानी माध्यमिक शिक्षा के बच्चों के लिए एक ऐसा संपूर्ण और समग्र हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो मान्य है और जिसका ही अध्ययन आपको करना है। वो इसी युग की रचना है, शुक्ल युग की, जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद बहुत सी रचनाएं आई, जैसे चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, और मुंशी प्रेमचंद ने तो अपनी लेखनी उपन्यास के क्षेत्र में, कहानियों के क्षेत्र में इस तरह चलाई, जिसमें गबन, गोदान, मृगनयनी और तमाम, विराट की पद्मिनी, ये मुंशी प्रेमचंद की सब रचनाएं नहीं हैं, पर इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें झांसी की रानी और पद्मिनी, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के कोश को भर दिया, समृद्ध कर दिया। और यह समझिए कि हिंदी साहित्य उभर कर इस प्रकार से समाज में आया कि लोग हिंदी साहित्य को मजबूर होकर, विवश होकर अन्य भाषाओं के विद इसे महत्व प्रदान करने लगे। अब हिंदी साहित्य की जो मुख्य विधाएं इस काल में पली, बढ़ी और आगे बढ़ी, उनमें निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, एकांकी और उपन्यास, ये प्रमुख हैं, जो मुख्य विधाएं न केवल समृद्ध हुई वरन साहित्यिक रूप से इतनी ये समृद्ध हो गई, इतनी बलवान हो गई, इतनी पुष्ट हो गई कि इनको पढ़ने, इनको समझने और इनका उदाहरण देने का अवसर दुनिया की अन्य भाषाओं को मिला। दुनिया की अन्य भाषाएं हमारी इन विधाओं की ओर कातर दृष्टि से निहारने लगी। हमारी इस समृद्धि से वे स्वयं हमको गौरवान्वित करने लगी। ये आचार्य शुक्ल के युग की देन थी जो हमें देखने को मिलती है। प्यारे बच्चों, यह समय 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी का है। भारतीय समाज को अगर आप देखें, अवस्था और अवस्थिति को देखें, तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, आपको याद होगा। जलियांवाला बाग के कांड के बाद राष्ट्रीय चेतना, उत्कट राष्ट्र प्रेम पूरे समाज के रग रग में व्याप्त हो गया था और इसका सीधा प्रभाव शुक्ल युग के लेखकों पर पड़ा। उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना को अपनी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। अपने लेखन में उन्होंने यह आह्वान किया कि राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, राष्ट्रीय चेतना हम में उद्भूत होनी चाहिए, राष्ट्रवाद हम में उद्भूत होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस समय के लेखन में अगर आप देखें तो दो तरह के आपको विचार मिलते हैं। एक में जो परतंत्रता की वेदना और परतंत्रता की बीड़ा के स्वर साहित्य में मुखरित हो रहे थे, लोग लिख रहे थे, हमारे देश पर
जिन विदेशी शक्तियों का जिस विदेशी शक्ति का शासन था, यानी अंग्रेजों का जो शासन था, उस शासन सत्ता के दमन के प्रति, उनके अन्याय के प्रति हमारे लेखन में अब खुलकर विचार आने लगे थे। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता इस युग की देखने को मिलती है। इसमें आत्मविश्वास बढ़ा, स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा हमारे साहित्य में उभर कर सामने आ गई। दूसरा युग है शुक्लोत्तर युग, जो 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है, यानी स्वतंत्रता 1947 में ही प्राप्त हुई थी। प्यारे बच्चों, इस युग को हम जब देखते हैं तो इसके मुख्य लेखकों में रामधारी सिंह दिनकर जी, भगवती चरण वर्मा जी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, उपेंद्र नाथ अस्त जी, यशपाल जी, फणीश्वर नाथ रेणु, रांगे राघव जैसे महान साहित्यकारों का नाम शुक्लोत्तर युग में उभर कर सामने आता है। और इस युग की प्रमुख रचनाओं में, मुख्य रचनाओं में मैलांचल, गेहूं और गुलाब, देशद्रोही, सिंदूर की होली, माटी की मूरत, चित्रलेखा, नगर वधू जैसे प्रेरणादायक साहित्य हमारे सामने आए। भारत में एक जोश भर दिया, भारत के निवासियों में ओज भर दिया। उसमें उन रचनाओं में हमें यह देखने को मिलता है कि हमारी क्या टीस है परतंत्रता के प्रति और हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, ये साफ साफ हमारे सामने आ गया। कविता के क्षेत्र में तो यहां तक लिख दिया गया कि रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब देखो बच्चों, मुख्य लेखक, मुख्य रचनाओं के बाद इसमें जो मुख्य विधाएं हैं वो लगभग वही हैं जो शुक्ल युग में थी। शुक्ल युग की जो मुख्य विधाएं हैं, जैसे निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, रेखा चित्र, ये सब की सब शुक्लोत्तर युग में हमें देखने को मिलती हैं। प्यारे बच्चों, 1936 के बाद से ही हमारे जो ये साहित्यकार हैं, ये कल्पना लोक से हट गए। ये कल्पना लोक से हट गए अपनी रचना के क्षेत्र में। ये ठोस धरातल पर आकर, मजबूत धरातल पर आकर राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ते हैं। और इस समय लेखकों की हमें दो पीढ़ी दिखाई पड़ती है। एक वो पीढ़ी जो स्वतंत्रता के पूर्व से लिखती चली आ रही थी, और एक वो पूरी पीढ़ी जो स्वतंत्रता के साथ और स्वतंत्रता के बाद भी लिखने के लिए आगे बढ़ी। अब इस समय हमारा हिंदी गद्य सशक्त हो गया था। मानवतावादी दृष्टिकोण, स्वतंत्रता के बाद हमारे इन रचनाकारों ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपने साहित्यिक रचनाओं का आधार बनाया, व्यवहारिक पक्ष को अपना आधार बनाया। इस प्रकार समग्र रूप से शुक्लोत्तर युग को हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय चेतना का काल था। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना वर्धित हुई और मानवतावादी दृष्टिकोण तथा व्यवहारिक पक्ष हिंदी गद्य साहित्य में देखने को मिलता है। तो ये अब हम ये गद्य के विकास के बाद यह ध्यान रहे कि गद्य के विकास के जो सोपान हैं, पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग, इनमें केवल और केवल आपको शुक्ल युग पढ़ना है और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। बच्चों, हम आपके स्मरण में ला दें, आपको याद दिला दें कि आप कक्षा 9 में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पढ़कर आए हैं। यहाँ आप शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ रहे हैं। और यह ध्यान रहे, रचनाएं साहित्य समाज की अवस्था और अवस्थित से अवश्य प्रभावित होते हैं। साहित्य की रचना धर्मिता इसी से प्रस्फुटित होती है। प्यारे बच्चों, यह हम सब के लिए एक गौरव का काल था, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हमारा हिंदी गद्य वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, मानकीय क्षेत्र में, सभी में आगे बढ़ा और हमारी हिंदी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती चली जा रही है। हमारे राष्ट्रीय सरकार यानी हमारे भारत की सरकार, हमारे प्रदेश की सरकार, सभी अब हिंदी के प्रति यूं समझ लीजिए कि आशान्वित हैं कि हमारी हिंदी हमारे छात्रों को, हमारे समाज को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भाषागत विविधताओं के माध्यम से, अपनी मुख्य विधाओं के माध्यम से समग्र ज्ञान उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेगी, ऐसा विश्वास है। और अब हम लोग अगली कक्षा में हिंदी पद्य के विकास पर चर्चा करेंगे, जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल पर हमें हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए इतना ही हमें पढ़ना है जिसे आप अपने घर से पढ़कर आएंगे। प्यारे बच्चों, एक बात मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी के लिए काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा
तथैव च। आपको इन चीजों का पालन करना होगा, यानी एकाग्र चित्तता, संकल्प शक्ति, मन की स्थिरता, चेष्टा, ये सब चीजें आपके आचरण के अंगों में आ जानी चाहिए। तब आप एक सुंदर विद्यार्थी के रूप में, योग्य शिष्य के रूप में आपकी पात्रता जागृत होगी और आपका भावी जीवन सुखद कल्याणकारी होगा और आप देश के लिए जागरूक नागरिक बनकर सामने आएंगे। आइए आज हम अपने इस कक्षा 10 के प्रथम कक्षा के सत्र का समापन करते हैं। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।